तो मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज रीजंस एक ही बात थी, ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ये न्यूमेरिकल में भी यूज होगा, ठीक है ना। इसके जो रूल्स हैं, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में भी यूज होगी। फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, कि जो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने वाले हैं किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस तो क्या है, कॉस्ट ऑफ द एसेट, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, क्या आपने एसेट खरीदा कितने का। तो डिटेल में कि कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये समझ आना चाहिए। तो एक फैक्टर है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, आपने एसेट खरीदा कितने का, इसमें क्या क्या आता है अभी देखते हैं। फैक्टर्स, हम क्या कर रहे हैं, फैक्टर्स और बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। एक है हिस्टोरिकल कॉस्ट, दूसरा है एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। मतलब जब एसेट की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो अगर कबाड़ी को बेचना चाहो तो कितने रुपए मिल जाएंगे। एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू पढ़ेंगे अभी डिटेल में। थर्ड फैक्टर है यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन आपको बताया कि कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहती है डेप्रिसिएशन के बारे में, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो चार फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेंगे। चार फैक्टर्स हैं जो डेप्रिसिएशन को अफेक्ट करेंगे। पहला है हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। इसमें क्या क्या आता है। अब एक रूल हमने जर्नल में सीखा था और भी बहुत सारी जगह अभी तक आ चुका है, any expenditure incurred at the time of purchase, any expenditure incurred at the time of purchase of a fixed asset is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred at the time of purchase of an asset is added to the cost of the asset. Any expenditure incurred to bring the asset into its working condition is added to the cost of the asset. This rule applies on fixed assets only. Goods पे ये rule apply नहीं होता। तो मतलब कैरेज और कार्टेज अगर एसेट्स की है तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है। कैरेज और कार्टेज अगर गुड्स की है तो वो गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं होती, उसको अलग से दिखाते हैं। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या आता है। कॉस्ट इंक्लूड्स, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब आपने एसेट कितने का खरीदा, उसकी कॉस्ट कितनी मान ली जाए, ओरिजिनल कॉस्ट। उसमें और एक्विजिशन कॉस्ट, जितने का आपने खरीदा उसके अलावा भी कुछ चीजें इंक्लूडेड होती हैं। क्या होती हैं वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस्ट इंक्लूड्स ऑल एक्सपेंसेस incurred for making the asset ready for use, to bring the asset into its working condition, such as freight, installation charges, carriage, cartage. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या आता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज इक्वल टू परचेज प्राइस, मशीन है कितने की, जो भी एसेट है वो है कितने का, प्लस उस पर अगर कोई किराया लगा, फ्रेट, उसको लाने में फैक्ट्री तक कहीं पे भी कुछ किराया लगा, कार्टेज, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय, अदर कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अगर इंस्टॉलेशन पे भी कोई खर्चा हुआ है ना, दैट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। इट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, और क्या क्या ऐड हो जाता है, ब्रोकरेज, ब्रोकरेज और कमीशन, ब्रोकरेज और कमीशन पेड at the time of purchase of an asset.
is also added. कहाँ पे? to the cost of the asset. कोई ब्रोकरेज कमीशन पे करिए तो वो भी ऐड हो जाएगा. ठीक है, वो तो धीरे धीरे हम करेंगे कि कोई हमने सेकंड हैंड एसेट खरीदा, उसके रिपेयर्स अगर इमीडिएटली हुई तो वो भी ऐड हो जाता है. वो तो धीरे धीरे केसेस आएंगे, बट अभी जनरल मीनिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट का परचेज प्राइस, फ्रेट, इंस्टॉलेशन, ब्रोकरेज कमीशन, ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है. कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एसेट्स. जीएसटी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता. जैसे हम जब गुड्स खरीदते हैं तो एंट्री होती है परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी सेपरेटली आता है, इनपुट एसजीएसटी सेपरेटली आता है, इनपुट आईजीएसटी सेपरेटली आता है. ऐसे ही अगर आप कोई फिक्स्ड एसेट भी परचेज कर रहे हो तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिटेड, इनपुट सीजीएसटी अलग, इनपुट एसजीएसटी अलग, इनपुट आईजीएसटी अलग. जीएसटी इज नॉट एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. GST paid on purchase of asset is not a cost of asset, because GST paid is set off against GST collected. GST is shown in a separate account, asset create hota hai, thus asset account is debited without taking GST. So GST is not included, not a cost of asset. ठीक है ना, ध्यान रखना है. तो जीएसटी डेप्रीसिएशन अकाउंटिंग को अफेक्ट नहीं करता. डेप्रीसिएशन सेम ही होगी विद जीएसटी हो या विदाउट जीएसटी हो, क्योंकि वो एसेट की कॉस्ट में ऐड ही नहीं होता. कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्ट पेड और पेएबल. अगर आपने कोई एसेट, गाड़ी लेते हैं हम, लोन पे लिए तो 5 लाख की गाड़ी है, आपने लोन पे लिया तो इंस्टॉलमेंट पे करते करते आप ज्यादा पैसे दे दोगे, इंटरेस्ट भी तो दोगे. इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस. It is not included in the cost of the asset. Amount interest paid or payable on amount borrowed to finance the purchase. तो आपने लोन लिया हो कोई, उस पर अगर आपने इंटरेस्ट पे करा है एसेट खरीदने के लिए, वो एक फाइनेंशियल एक्सपेंस है, एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होता है. कुछ बच्चे गलती करते हैं क्योंकि उनको यही याद रहता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू परचेज एन एसेट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. अरे भैया, एक्सेप्शन है ना, तो वो तभी तो बता रहे हैं कि अगर आपने एसेट परचेज करने के लिए लोन लिया था, लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट एक फाइनेंशियल एक्सपेंस होता है, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो इंटरेस्ट अकाउंट में चला जाएगा सेपरेटली. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है काफी. एक्सपेंसेस ऑफ कैपिटल नेचर लाइक एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एसेट, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इम्प्रूव the asset is a capital expenditure. It is added to the cost of the asset. So expenses of capital nature like extension of building, heavy repairs कभी कभी बहुत मेजर repairs होती हैं, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है ओवरहॉलिंग. मेजर रिपेयर्स, तो मेजर बड़ा कुछ खर्चा हुआ है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है, एसेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है. कह रहे खत्म हो चुका होगा एसेट, अब उसको वापस वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपको ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, मेजर रिपेयर्स, हेवी रिपेयर्स करनी पड़ेंगी, तो उस केस में दे आर एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर, रूटीन रिपेयर्स, रिन्यूअल, सर्विस, मेंटेनेंस, they are not included, they are excluded from the cost of the asset. routine repairs not included. आपने कोई सेकंड हैंड एसेट खरीदा, इमीडिएटली उसकी रिपेयर्स करानी पड़ी, तो वो क्यों करानी पड़ी होंगी? क्योंकि वो वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, उस केस में वो ऐड हो जाता है. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल्स, ढंग से पता होना चाहिए. पूरे न्यूमेरिकल, पूरे प्रैक्टिकल पोर्शन को गलत कर सकते हैं अगर हम ठीक से कॉस्ट ही कैलकुलेट ना कर पाए. तो सारी बातें तो यहाँ पे हैं. एक चीज आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, repairs done at the time of purchase of a second hand asset
are added to the cost of the asset, उनको ऐड करा जाता है। नॉर्मल रूटीन रिपेयर्स नॉट इंक्लूडेड। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिस फैक्टर्स ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकंड, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू। रेजिडुअल, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप कूड़ा। Residual value is an estimated realizable value of the asset at the end of its economic life. Estimated life थी कि मेरी गाड़ी चलेगी 10 साल, कह रहे अच्छा 10 साल के बाद अगर बेचना चाहो तो आपके हिसाब से कितने की बिक जाएगी, वो होती है estimated residual और scrap value. So the difference between the cost and the residual or scrap value is the amount that is written off over the useful life of the asset. For example, आपने गाड़ी खरीदी, 10 लाख की गाड़ी खरीदी और एस्टिमेटेड लाइफ है कि 10 साल के बाद अगर बेचना चाहो ना तो 2 लाख की तो बिक जाएगी। तो 10 लाख की आपने खरीदी, 2 लाख की वो 10 साल के बाद बिक जाएगी। तो ओवर 10 years कितना अमाउंट आपका लॉस होने वाला है, 8 लाख का। तो 8 लाख राइट ऑफ करना है। तो अमाउंट टू बी रिटन ऑफ, अमाउंट टू बी चार्ज एज डेप्रिसिएशन, तो वो होता है। और हिस्टोरिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू अगर हमें नहीं दे रखी तो वो जीरो ही मानी जाती है, नॉर्मली नहीं दी होती। दे रखी है तो आपको अमाउंट टू बी रिटन ऑफ कैसे निकालना है वो उसने बताया। थियोरेटिकल एस्पेक्ट है ऐसे अभी, बट इस पे न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट आप जज नहीं कर सकते, क्वेश्चन ही हमें बताएगा कि एस्टिमेटेड लाइफ है क्या, बट इसका मतलब क्या होता है एस्टिमेटेड लाइफ का। एस्टिमेटेड यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट मतलब इतने सालों तक तो ये एसेट एफिशिएंटली काम करेगा, उसके बाद क्या होगा, काम तो करेगा, अपने आप फट नहीं जाएगा, बट उतना इफेक्टिवली एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा। गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो उसकी माइलेज कम हो जाती है, उस पर खर्चे ज्यादा बढ़ जाते हैं, इनएफिशिएंट हो जाती है, मशीन भी एक टाइम के बाद इनएफिशिएंट हो जाती है। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मींस द पीरियड फॉर व्हिच इट कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिवली विदाउट इनकरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। कह रहे बिना ह्यूज एक्सपेंडिचर उस पर करे, उसको हम ठीक से मेंटेन ठीक से यूज कर पा रहे हैं, जब तक उतनी है उसकी इकोनॉमिक लाइफ। बट व्हेन अ फिक्स्ड एसेट इज एक्वायर्ड इट इज नॉट पॉसिबल टू नो एग्जैक्टली हाउ लॉन्ग इट विल बी यूजफुल। आप थोड़ी ना, आपको पता है कि कोई फोन 5 साल चल सकता है, तोड़ने वाले 2 महीने में तोड़ के पकड़ा दें, जज करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इसको एस्टिमेट करते हैं। Therefore, the number of years of useful life of an asset is estimated. So, estimated economic life of the asset, one of the important factors of charging depreciation. 5 साल का एसेट है, एस्टिमेटेड लाइफ है, तो उस हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। 10 साल है उसकी एस्टिमेटेड लाइफ, तो उस हिसाब से डेप्रिशिएट होगा। तो लाइफ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। लीगल प्रोविजंस एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। लीगल प्रोविजंस में है कि जो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन है उस हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। कंपनी लॉ और इनकम टैक्स एक्ट दे प्रिस्क्राइब द मेथड एंड द रेट ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। While determining the amount of depreciation, legal provisions are kept in mind. But हमें लीगल एस्पेक्ट स्कूल लेवल पे फॉलो नहीं होता, हमें तो मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है थियोरेटिकली, हमें क्या पता कंपनीज एक्ट ने क्या रेट किस चीज का दे रखा है, हमें यूज भी नहीं करना। तो थियोरेटिकली हमें क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर द फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट और लीगल प्रोविजन, ये हैं बेसिस। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन तो वैसे ही डायरेक्टली गिवन होगा, बट बेसिस से एक चीज डिराइव होती है, ध्यान से देखना। तो डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला डिराइव होता है, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एस्टिमेटेड रेजिडुअल और स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल और इकोनॉमिक, यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। तो ये बेसिस से ही डिराइव हुआ है, बट ध्यान रखना द अबव फॉर्मूला is used under straight line method. It is used under straight line method when the rate of depreciation, when the rate of depreciation is not given. नॉर्मली आपको रेट गिवन होगा कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है, 20% पर एनम है। जब गिवन नहीं होगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड का आगे जाके सीखेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट। कहां से डिराइव हुआ ये फॉर्मूला? फैक्टर्स और बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो हमने आज किया वो था फैक्टर्स और बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। उसमें जो ध्यान देने वाली बात थी, हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्योरी ढंग से करेंगे, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, फिर हमने क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट प्लीज थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जिंदगी में इसका ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे, आपको आगे जाके ये खुद अपने आप रियलाइज होगा।